नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 25 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें से कई प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुभव है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका लक्ष्य बीएसएफ ट्रेडमैन में चयन होना है तो इस पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को लगातार देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए कर शुरू करते हैं हम आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन कहलाता है? तो चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन कहलाता है? या, र, ला या फिर वा। तो इनमें से कौन सा एक पार्श्विक व्यंजन है? तो सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन सी, ला जो होता है एक पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जल्दी बताइए, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो जल्दी बताएं, एक शब्द है राज्यपाल, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो सभी को पता होना चाहिए राज्यपाल जो है एक जाति का बोध कराता है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो किसी एक जाति का बोध कराए वो सभी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जो किसी विशेष या फिर सिंगल वस्तु का वो बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जैसे कि भूख, प्यास, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, जो हमें, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा हो गई जैसे कि ग्रुप हो गया, कक्षा हो गई, ठीक है, और जी पुंज हो गया, गुच्छा हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखना राज्यपाल एक जाति का बोध कराता है तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जल्दी बताइए, कोई जो है इनमें से कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें जो कोई लगा हुआ है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सभी को पता होना चाहिए, कोई जो है ये एक अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है। ठीक है, तो कोई मतलब कि अनिश्चित है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो जल्दी बताइए सिंदूरी शब्द क्या है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 4 का गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर प्रविशेषण, मतलब कि विशेषण का भी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें सिंदूर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सिंदूर जो है एक प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण तो इसमें हो जाएगा लाल, बस लाल की भी विशेषता कौन बता रहा है? सिंदूरी, के ये कैसा लाल है? ये सिंदूरी लाल है, तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सी है इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों? जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। उठना, उड़ना, दिलाना या फिर चलना? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या आता है? इसमें आना प्रत्यय का उपयोग होता है। ठीक है, जिसमें भी आना प्रत्यय लगा हुआ हो वो सभी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिलाना। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शायद कल बारिश हो, यह किस प्रकार का, सॉरी, यह वाक्य किस काल का है, जल्दी बताइए। शायद कल बारिश हो, यह वाक्य किस काल का है। सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, हेतु हेतुमत भविष्य काल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है, जल्दी बताओ। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। शायद कल बारिश हो, तो ये किस काल का भेद है। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा, ये शायद कल बारिश हो, तो इसका राइट आंसर जाता है, यह एक संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें संभावना है बारिश की, ये शायद कल बारिश हो सकती है, ठीक है, क्या है, हमें संभावना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, या फिर अधिकरण है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसमें कारक कौन सा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए तो कि कारक होता क्या है, जब भी आप इसको कारक को पहचान पाएंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार कारक वाले टॉपिक को एक बार पढ़ लेना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको संधि को पहचानने में, और जी आपको समास को पहचानने में, अलंकार को पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें से कौन सा है, कौन सा कारक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है। चूहा बिल से बाहर निकला, किसमें, जो से है ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव ही पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। चील है, कोयला है, गरुड़ है, या फिर तितली है। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। गरुड़ क्या है, यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। हमेशा ही पुल्लिंग शब्द को हम हमेशा ही हम गरुड़ शब्द को पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अक्षत शब्द का प्रयोग हिंदी में सदैव किस वचन में होता है, जल्दी बताओ। एक शब्द दिया हुआ है अक्षत, तो इस शब्द का हिंदी में सदैव किस वचन में प्रयोग किया जाता है। एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, दोनों वचनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। अक्षत किस प्रकार का वचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर जाता है, अक्षत का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन बी, मतलब अक्षत को हम हमेशा ही बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। व्यायाम एक शब्द दिया हुआ है, उसका संधि विच्छेद पूछा है, तो व्यायाम का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। व्या धन याम ऑप्शन बी में है, व्य धन आयम, या फिर ऑप्शन सी है वी धन आयाम, या फिर ऑप्शन डी है वी धन आयाम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, वी धन आयम, ठीक है, वी धन आयाम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। धीरे धीरे इस शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो जल्दी बताएंगे धीरे धीरे में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बता दूं दोस्तों, जैसे कि धीरे धीरे, ऐसे ही आपका आ जाता दिन रात, माता पिता, जिनमें भी दोस्तों ये योजक चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, ठीक है। जिनमें भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, दिन रात हो गई, माता पिता हो गए, ठीक है, और जैसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे, तो जिनमें भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है वहाँ पर हमेशा ही अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, याद रखना है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अत्युक्ति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताइए। अतियुक्ति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ए, अति, अत्य, या फिर अति, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
तो अतियुक्ति में किसका है, अति उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिमा शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय कौन सा है? तो जल्दी बताइए। कालिमा एक शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? माँ लगा हुआ है, लीमा लगा हुआ है, ईमा लगा हुआ है, या फिर आ लगा हुआ है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कालिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो सभी को पता होना चाहिए माँ, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आपको कर लेना है, मैंने आपको बता रखा है, संधि विच्छेद करिए तब आपको उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो कालिमा में कौन सा प्रत्यय है? ईमा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईमा, ठीक है। ऑप्शन सी। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौदामिनी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कौन सा एक शब्द है आपका सौदामिनी, तो यह किसका पर्यायवाची होता है? जल्दी बताइए। व्यापारी का है, स्त्री का है, बिजली का है, या फिर गंगा का है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सौदामिनी। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बिजली का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्थावर का सटीक विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए। स्थावर एक शब्द दिया हुआ है, उसका सही विलोम इनमें से क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा, या फिर जंगम होगा? तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? तो स्थावर का सही विलोम होगा दोस्तों जंगम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? सभी स्टूडेंट्स अपना कमेंट में मुझे स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। वाग्दत्ता होगा, वागदान होगा, वाग्बद्ध होगा, या फिर अनुढ़ा होगा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाग्दत्ता, ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसे हम वाग्दत्ता बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। तूती बोलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रभाव जमाना, बहुत अधिक बोलना, झूठी बात कहना, या फिर मधुर संगीत बजाना? तो जल्दी बताओ। तूती बोलना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रभाव जमाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अधो का लेना न माधो का देना, अधो का लेना न माधो का देना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? उधार न लेना और न देना, हिसाब बिल्कुल साफ रखना, या फिर ऑप्शन सी है सबसे अलग रहना, मतलब कि अपने काम से काम रखना, या फिर ऑप्शन डी है भक्ति भाव से दूर रहना। तो अधो का लेना न माधो का देना, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा सबसे अलग रहना, मतलब अपने काम से ही काम रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो जल्दी से बताएंगे। अनुग्रहित एक शब्द दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में अनुग्रहित बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको एक शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उसका चयन करना है कौन से ऑप्शन में शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। जल्दी देख लेते हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं अपनी बात पर स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये भी गलत है दोस्तों। सीता ने यह कहा, देख सकते हैं इसे भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी और देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। उसे भारी प्यास लगी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, उसे हम असाध्य कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप 22 से 25 तक एक गद्यांश में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी में से आपको चारों क्वेश्चन के राइट आंसर करने हैं। तो पहले गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर उसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, खड़ी होती है और उसकी अटारियाँ, मीनारें और गुंबद बनते हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए वह सुबोध, सुगम और मर्यादाओं से परिमित है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए वह अनंत है। साहित्य में जीवन का संपूर्ण और सच्चा चित्र पाया जाता है। समाज और साहित्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जो साहित्य अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता वह निर्जीव है। समाज के बिना साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो 1 से 2 बार इस पैराग्राफ को आपको रीड कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गद्यांश के अनुसार साहित्य की दीवार किस नींव पर खड़ी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था गद्यांश की दीवार किस नींव पर खड़ी होती है, तो वो जीवन की नींव पर खड़ी होती है। ठीक है, जैसा कि गद्यांश में पैराग्राफ में लिखा हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गद्यांश के अनुसार जीवन किसकी सृष्टि है। तो अभी बताया था, जैसे कि पैराग्राफ पढ़ा था, जीवन किसकी सृष्टि है, तो वो परमात्मा की सृष्टि है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। गद्यांश में साहित्य को अनंत क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया दोस्तों, पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ेंगे जिनको नहीं पता है क्यों कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि है। ऑप्शन सी 24वें का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा साहित्य निर्जीव माना जाता है। तो हमने पढ़ा था जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है उस साहित्य को हम निर्जीव मानते हैं। ठीक है, कि पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उन सभी बच्चों की भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके आज की इस क्लास में 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो वो सभी बच्चे कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना स्कोर बताएं कि 25 में से आज की इस वीडियो में टोटल कितना स्कोर आज आपका रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे BSF ट्रेडमैन से रिलेटेड GK GS के प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन नहीं किया है, एक बार उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि GK GS में हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में वो सभी क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में BSF में पूछे गए हैं और इस बार भी इस भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।